जहाँ पर टक्कर हुई उस जगह के चारों तरफ आग ही आग फैल गई। इसने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला डाला। जोरदार धमाके से उठने वाले वेव्स ने बड़े बड़े शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे इतना बड़ा भूकंप आया कि बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। ये हमारे सोलर सिस्टम में आने वाले इतिहास के पहले बाहरी ऑब्जेक्ट से होने वाली टक्कर का नतीजा होगा। हमने इसे 2017 में खोजा था, लेकिन अब तक हम इस बात को लेकर श्योर नहीं हैं कि ये है क्या, एक एस्ट्रॉइड, कॉमेट या स्पेस में रहने वाली किसी बाहरी सिविलाइजेशन का स्पेसशिप। अभी तक वैज्ञानिकों ने इसका नाम ओमुआमुआ रखा है। ये तो बिल्कुल हवाईयन गाय जैसा है। ये जो भी है, इसकी स्पीड दूसरे एस्ट्रॉइड से काफी तेज है, करीब 54 मील प्रति सेकंड। इस स्पीड पर आप यूनाइटेड स्टेट्स को एक किनारे से दूसरे किनारे तक 30 मिनट से भी कम समय में क्रॉस कर सकते हैं। इस तरह ये एस्ट्रॉइड धरती से सूर्य तक लगभग 2 महीने में पहुंच सकता है। अगर तुलना करें तो हमारे रॉकेट 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को उसी तरह से क्रॉस करने में उन्हें लगभग 9 मिनट का समय लगेगा। इसीलिए कई वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का तैयार किया हुआ आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की शेप इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। ये लंबा है और पतला है और एक स्पेस शिप की तरह दिखता है। ये एफिल टावर से करीब आधा मील ज्यादा लंबा है। वैज्ञानिकों ने ये पता लगाने का फैसला किया कि क्या ओमुआमुआ असल में किसी बाहरी दुनिया का स्पेस शिप तो नहीं है। इसीलिए उन्होंने कुछ रेडियो टेलीस्कोप इसकी तरफ मोड़ दिए। वो ये देखना चाहते थे कि क्या किसी बाहरी दुनिया के लोगों ने इस स्पेस शिप से किसी तरह का कम्युनिकेशन किया है, या उन्होंने किसी तकनीक से हमारी धरती को स्कैन किया है तो हमें उसके बारे में पता चल जाए। लेकिन वहाँ पर पूरी तरह से खामोशी निकली। वहाँ पर किसी तरह की रेडियो वेव नहीं मिली। लेकिन इससे बाहरी दुनिया के लोगों की थ्योरी खारिज नहीं हो जाती। इस मामले में और पक्का होने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट का वजन जानने का फैसला किया। इस काम में हमने लाइट का इस्तेमाल किया। हमने खास तौर से इसके रिफ्लेक्शन को चेक किया। आपने देखा होगा अलग अलग मटेरियल लाइट को अलग अलग तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी अनजान ब्लैक स्टोन को लेते हैं। ये किसी भी चीज को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट किए बिना सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कैटलॉग को चेक करें, ये चारकोल है। ऑब्जेक्ट का साइज और मटेरियल पता हो तो हम उसके वजन का पता लगा सकते हैं। ऐसे में हमें ये देखना होगा कि ये ऑब्जेक्ट कितनी लाइट रिफ्लेक्ट करता है। वैसे जब वैज्ञानिकों ने अपने टेलीस्कोप ओमुआमुआ की तरफ मोड़े तो उनको पता चला कि ये उन कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है जो आयरन और कुछ सॉलिड रॉक से भी मेल खाते हैं। साथ ही ओमुआमुआ हर समय फ्लैश करता रहता है। एक चमकदार फ्लैश इससे निकल रही है, फिर धीरे से फेड हो जाता है और उसके बाद फिर से चमकना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब है कि ये घूम रहा है। साथ ही ये किसी तीर की तरह अपने एक्सिस पर नहीं घूम रहा। ये बेतरतीब ढंग से रोटेट हो रहा है और उसके किनारे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट या स्पेसक्राफ्ट के इस तरह के ओवरलोड की वजह से अब तक टुकड़े टुकड़े हो गए होते, लेकिन ओमुआमुआ अब तक सलामत है। इसका मतलब ये है कि ये किसी सुपर हार्ड मटेरियल से बना है जो उसे बिखेरने से रोक रहा है। इसके अलावा ये किसी स्पेसशिप की तरह खोखला भी नहीं है। ये कोई सॉलिड बॉडी है। अरे मेरी तरह इस ऑब्जेक्ट की बेतहाशा स्पीड इसे ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। कुछ कॉमेट्स की स्पीड इसकी जैसी या इससे भी तेज हो सकती है, लेकिन उनमें एक तरह का रॉकेट जैसा इफेक्ट भी होता है। वैसे जब कोई स्पेसशिप लॉन्च पैड से स्टार्ट होती है तो आपको इसके इंजन से आग निकलती हुई दिखाई देती है। हर सेकंड रॉकेट फ्यूल को ऑक्सीजन से मिक्स करता है, उसे जलाता है और उसे बेतहाशा स्पीड से बाहर छोड़ता है। फिजिक्स के लॉ के मुताबिक ये किसी दीवार को धकेलने जैसा है। रॉकेट एक तरह से नीचे धकेले जाने वाली कॉम्बिनेशन गैसेस से ऊपर की तरफ जंप करता है। इस तरह से रॉकेट थ्रस्ट पैदा करके रफ्तार हासिल करता है। कॉमेट्स भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सूर्य की किरणें कॉमेट पर पड़ती हैं, बर्फ जैसे हल्के एलिमेंट भाप बनना स्टार्ट कर देते हैं। ये गैस एक डायरेक्शन में जाती है और कॉमेट उसकी उल्टी डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। कॉमेट भाप बनकर निकलने वाली गैस को रॉकेट की तरह पुश करता है और रफ्तार हासिल करता है। ये गैस कॉमेट की लंबी पूंछ भी बनाती है। तो ये ऐसा है कि एक बड़ी सी चट्टान काफी सारी गैस को पीछे छोड़ रही है। मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ। या ये एक कार की तरह है जो तेज स्पीड पर चलते वक्त हवा को गति के साथ पुल करती है। लेकिन ओमुआमुआ कॉमेट नहीं है, साथ ही इसकी कोई पूंछ भी नहीं बन रही। इसके अलावा किसी कॉमेट की तरह इसमें कोई रॉकेट इफेक्ट भी नहीं है, तो फिर ये इस स्पीड पर एक्सेलरेट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ओमुआमुआ की पूंछ हुआ करती थी। वैसे तो हमने इसे 2017 में डिस्कवर किया है, लेकिन इसने हमारे सोलर सिस्टम में
1995 में एंट्री की थी और उस वक्त से ही सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं। हमने जब इस एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया तो ये लगभग 95% तक अपना मास खो चुका था। साधारण शब्दों में ये भाप बन चुका था। हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि ओमुआमुआ को ये तेज स्पीड दूर कहीं किसी दूसरे स्टार सिस्टम या नेबुला में इसके जन्म के दौरान हासिल हुई थी। शायद ये किसी एक्सोप्लैनेट का किसी दूसरे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के साथ अचानक टकराने की वजह से हुआ था। इस टक्कर की भारी भरकम एक्सप्लोसिव एनर्जी ने इस लंबी शेप वाले टुकड़े को आउटडोर स्पेस में फेंक दिया। या फिर ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है। जब किसी स्टार की लाइफ खत्म होने वाली होती है तो ये रेड जायंट बन जाता है। ये स्टार का इन्फ्लेटेड वर्जन होता है जो उससे कई 100 गुना बड़ा होता है। इसके बाद वह सिकुड़ता है और बेतहाशा ताकत के साथ फट जाता है। इस धमाके से पैदा होने वाली वेव्स अपने एपिसेंटर से कई प्रकाश वर्ष दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। ये यूनिवर्स का सबसे ज्यादा चमक पैदा करने वाला इवेंट होता है। हो सकता है कि सुपरनोवा ने किसी एक्सोप्लैनेट को टुकड़ों में तब्दील कर दिया हो। उनमें से एक ओमुआमुआ ने काफी एनर्जी और स्पीड हासिल कर ली हो और उसने हमारी धरती की तरफ अपनी लंबी यात्रा शुरू कर दी हो। इससे इस बात का भी जवाब मिल जाता है कि ओमुआमुआ क्यों इतने खतरनाक तरीके से स्पिन हो रहा है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी पब्लिश की है कि ओमुआमुआ बर्फ का एक बड़ा सा ब्लॉक है। जो बर्फ हम इस्तेमाल करते हैं वह पानी यानी H2O है, लेकिन ओमुआमुआ नाइट्रोजन आइस यानी N2 हो सकता है। इसने इंटरस्टेलर स्पेस में 50 करोड़ सालों से खुद को बचाए रखा है। जब ये हमारे सोलर सिस्टम में आया तो सूर्य की किरणों ने इसकी 2/3 नाइट्रोजन आइस को रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, इसीलिए ये ज्यादा गर्म नहीं हुआ। यही वजह है कि ओमुआमुआ की पूंछ नहीं बनी। इसी तरह की नाइट्रोजन आइस को प्लूटो और उसके साथ ही नेपच्यून की मून ट्रिट्रॉन पर भी देख सकते हैं। यानी कि ओमुआमुआ एक ऐसे ही बर्फीले एक्सोप्लैनेट से आया है। लेकिन पूरी तरह से श्योर केवल तभी हो सकते हैं जब हम उस पर एक स्पेस प्रोब भेजें। वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक प्लान बनाया है जिसका नाम प्रोजेक्ट लाइरा है। प्रॉब्लम ये है कि ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम से बेहद तेज गति से निकल रहा है, हमारे रॉकेटों के उड़ने की स्पीड से काफी ज्यादा स्पीड पर। वैसे हमें जितना जल्दी हो सकता है इस स्पेस में उड़ती चट्टान के काफी दूर निकल जाने से पहले पकड़ना होगा। ऐसा करने के लिए हम ग्रेविटी मैन्यूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले स्पेस प्रोब जुपिटर के पास से निकले, वह रफ्तार पकड़ने के लिए उसकी ग्रेविटी का एडवांटेज लेने के लिए उसके नजदीक से गुजरे। इसके बाद प्रोब सूर्य की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद ये जितना हो सकता है इसके पास जाएगा ताकि वह स्पेस रॉक की तरफ गुलेल की तरह दौड़ लगा सके। एस्ट्रॉइड तक पहुंचने का दूसरा ऑप्शन माइक्रो प्रोब्स का इस्तेमाल करना है। हमें ऑर्बिट में हजारों छोटे प्रोब लॉन्च करने होंगे। वो एक माचिस के डिब्बे से भारी नहीं होने चाहिए। हर एक में एक बॉक्सिंग रिंग के साइज का एक हल्का सेल होना चाहिए। इसके बाद हम इस सेल पर जमीन से एक पावरफुल बीम फोकस करेंगे। इससे हम प्रोब का लाइट की स्पीड से लगभग 20% तेज रफ्तार दे पाने में कामयाब हो पाएंगे। इसे ज्यादा तेज भी नहीं होने देना होगा ताकि ये उड़ता हुआ एस्ट्रॉइड से आगे ही ना निकल जाए। ये इसके ऑर्बिट में एंटर करने या उस पर लैंड करने लायक होना चाहिए। लेकिन अगर हम काफी स्लो हुए तो ओमुआमुआ हमारी पकड़ में आने से पहले ही हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ये बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस होगा क्योंकि फ्यूचर में हम ऐसे एस्ट्रॉइड्स को स्पेस टैक्सी की तरह इस्तेमाल कर पाने में कामयाब होंगे। हमें बस इतना करना है कि हम ऐसे इंटरस्टेलर एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट में एंटर करें या उस पर लैंड करें। इसके बाद हम कोई फ्यूल इस्तेमाल किए बिना काफी फास्ट स्पीड से स्पेस में मूव कर सकेंगे। लंबी दूरी के सफर के लिए ये काफी बढ़िया ऑप्शन होगा, या फिर हम इनसे दूसरे स्टार सिस्टम्स तक अपनी सप्लाई पहुंचा सकेंगे। तो फिर हमें ऐसे ऑब्जेक्ट से डरने की जरूरत क्यों है? ओमुआमुआ के साइज के एस्ट्रॉइड से टक्कर एक पूरे स्टेट को तबाह कर सकती है। अगर ये समुद्र से कहीं टकराया तो गगनचुंबी इमारतों से बड़ी लहरें पैदा होंगी। वैज्ञानिक काफी बेचैनी के साथ ऐसे ऑब्जेक्ट से हमें बचाने के तरीके खोजने में लगे हैं। इनमें से एक है उसको टक्कर मारना। अगर हमें नुकसान देने वाली कोई चीज अपनी तरफ आती हुई दिखती है तो हम इसकी तरफ एक स्पेसशिप रवाना कर सकते हैं। ये इसके टकराने का सफर होगा। स्पेसक्राफ्ट को उस एस्ट्रॉइड से ऐसे एंगल पर टक्कर मारनी होगी जो इसे उसके रास्ते से थोड़ा खिसका देगा। कॉस्मिक स्केल पर उसे ज्यादा खिसकाने से एस्ट्रॉइड की आखिरी मंजिल में नाटकीय बदलाव आ सकता है। हमें तो बस इतना करना है कि ये हमारे प्लैनेट को छोड़ता हुआ निकल जाए। हम एस्ट्रॉइड पर एक कंट्रोल किया हुआ विस्फोट भी कर सकते हैं। ये उसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। विस्फोट से पैदा होने वाली फोर्स एस्ट्रॉइड के रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर देगी या फिर इस बड़ी सी चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े कर देगी।
80 फीट चौड़ा एस्ट्रॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में हवा से टकराने के बाद पैदा होने वाली फ्रिक्शन से पूरी तरह जल जाएगा। 80 फीट से लेकर आधे मील के साइज वाली चट्टान पूरी तरह से तो नहीं जलेगी, लेकिन लोकल लेवल पर नुकसान जरूर पहुंचाएगी। इससे ज्यादा बड़ा कुछ हो तो वो जरूर नुकसान देने वाला हो सकता है। अब सोचिए, इस चीज से निपटने के लिए साइंस फिक्शन का ट्रेडिशनल तरीका है कि इस एस्ट्रॉइड पर रॉकेट इंजन लगा दें। इससे हम न केवल इस स्पेस में आ रही चट्टान का रास्ता बदल देंगे, बल्कि इसे कंट्रोल भी कर सकेंगे। साथ ही हम इसे दूसरे एस्ट्रॉइड को रोकने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेस में बिलियर्ड खेलने जैसा होगा।